क्या हम बताएंगे? जेरंड। जेरंड का स्पेलिंग बताइए क्या होता है? GERUND। दूसरा पार्ट जेरंड का स्पेलिंग याद करेंगे, GERUND। यही है जेरंड का स्पेलिंग। इसी का नाम होता है आपका कौन सा फॉर्म? आयन। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? जेरंड। हमको आईएनजी इसलिए जान गए कि आईएनजी जोड़ेंगे तभी होगा जेरंड। लेकिन जेरंड का स्थान कहाँ है? शुरू। ये हम पहले ही बताएं। इन्फिनिटिव का भी स्थान है शुरू में, और जेरंड का भी स्थान कहाँ मिलेगा? कहाँ सीट उसको मिलेगा? शुरू में। तो अब आप देखेंगे एग्जाम्पल का हिंदी क्या होता है? उदाहरण। अगर इसी में कह देगा हिंदी में टहलना लाभदायक है, और कहेगा इस वाक्य में जेरंड से आप इस वाक्य को हल कीजिए, एग्जाम में दिया रहेगा, तो आप इसका आंसर क्या बोलिएगा? टहलना का अंग्रेजी क्या होता है? या वाक। WALK। क्या कहते हैं? वाक। वाक में क्या जोड़ेंगे? ING। तब ना V4 बन गया वाक। वॉकिंग इज क्या हो जाएगा? यूजफुल। आंसर हो गया। यह वाक किसका है? पूछा जाएगा जेरंड का। कैसे समझे जेरंड का? सर आपने पढ़ाया था जब वाक के शुरू में वर्ब का चौथा फॉर्म दिखाई देता है तो उस वाक्य का नाम आपने कहा है, क्या कहना है? जेरंड। इसका मतलब यह वाक्य का उत्तर क्या लिख देंगे? जेरंड। क्या लिखेंगे? बस हो गया। यह वाक्य क्या है? जेरंड। इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म क्या कहला रहा है? जेरंड कहला रहा है। इसलिए वाक्य में वॉकिंग आपका क्या काम कर रहा है? जेरंड का। इसलिए वॉकिंग कहाँ आया है? बताइए। शुरू में आया है कि लास्ट में आया है? शुरू में आया है। क्या यह वाक्य जेरंड होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं इस वाक्य में दे दूं कि आई एम वॉकिंग, IMWALKING वॉकिंग, अब बताइए इस वाक्य के लास्ट में वॉकिंग आया। लास्ट का मतलब समझते हैं ना? अंतिम में आया। आपको रखना कहाँ है? शुरू में। शुरू में वॉकिंग मिला है इसलिए जेरंड है। वॉकिंग ही भैया कहाँ आ गया? लास्ट में। इसका हिंदी हो गया मैं टहल रहा हूँ। यह वाक्य जेरंड का होगा? लिख देंगे एग्जाम में नो जेरंड। GERUND जेरंड। सर ING है सो आपने पढ़ाया है ING जोड़ेंगे तो जेरंड होगा। नहीं, यह वाक्य जेरंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर लास्ट में आया। हमको जब भी देखना है कहाँ देखना है? शुरू में देखना है, लास्ट में नहीं देखना है। लास्ट में देखेंगे तो वह गलत हो जाएगा, वह जेरंड का काम नहीं करेगा। लिख देंगे एग्जाम में, क्या लिखेंगे? नो जेरंड। आंसर क्या लिखेंगे? नो जेरंड। ठीक इसी प्रकार अगर आपके बीच दूसरा वाक्य अगर दिया जाएगा, क्या आप चुन के बता सकते हैं? यस सर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई एम गोइंग, ठीक, गोइंग देख लीजिए, और चौथा नंबर में दे GOING, गोइंग इज। गोइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। गुड EXERCISE एक्सरसाइज। अब बताइए गोइंग कहाँ आया है? यहाँ शुरू में। अब बताइए तो दोनों वाक्य में जेरंड किसको कहिएगा और किसको नहीं कहिएगा? ये बताइए। तीसरा नहीं होगा। तीसरा नंबर वाला वाक्य जेरंड में जाएगा? नो सर, नहीं जाएगा। अभी नहीं जाएगा। तो आंसर आप क्या दीजिएगा? नो जेरंड। नो GERUND जेरंड। इसको क्या दीजिएगा? जेरंड। यस सर। भी दौड़ेगा, ये बिल्कुल दौड़ेगा, ये जेरंड में जाएगा। क्या क्यों? क्योंकि वाक्य के शुरू में ING है, यानी वर्ब का कौन फॉर्म है? चौथा फॉर्म है। इसलिए यह वाक्य भाई साहब किसमें जाएंगे? जेरंड में। ये नो जेरंड में जाएंगे। इन्फिनिटिव और जेरंड दोनों समझ में आ गया। अब दिक्कतें नहीं होगी। इन्फिनिटिव किसको बोलेंगे? जब वाक्य के शुरू में क्या मिलेगा? वर्ब का पहला फॉर्म अगर मिलेगा वह वाक्य किसका होगा? इन्फिनिटिव का। और शुरू में वर्ब का चौथा फॉर्म अगर मिल जाएगा वह वाक्य किसका होगा? जेरंड का होगा। अब इन्फिनिटिव और जेरंड अगर वाक्य देंगे 4 गो तो आप चुन के बता देंगे। टेस्ट में फाइनल जवाब दे देंगे कौन होगा इन्फिनिटिव और कौन होगा जेरंड। जवाब दे दीजिएगा। तो अब आप बताइए टेस्ट में पहला नंबर में राम हैज टू सिंग, और दूसरा नंबर में लिखते हैं टू सिंग इज एन आर्ट। तीसरा नंबर में आई एम
TELLING टेलिंग ए लाई। और चौथा नंबर में TELLING टेलिंग लाइज इज ए सीन। ये कितने सेंटेंस आपको बोर्ड पर दिए हुए हैं? 4 वाक्य दिए हुए हैं। जो बच्चे अगर थ्योरी पढ़े हुए हैं इन्फिनिटिव और जेरंड, निश्चित रूप से वाक्य को ढूंढ लेंगे पक्का, कौन होगा इन्फिनिटिव और कौन होगा जेरंड। अब आप फाइनल जवाब दीजिए। पहला वाक्य आपको टू सिंग हिया है और टू सिंग हिया शुरू में है। इसमें टेलिंग अ लाई अंत में है, यहाँ टेलिंग लाई शुरू में है। अब बताइए ये दोनों वाक्य कौन डिपार्टमेंट में जाएंगे? ये वाक्य किस में जाएंगे? नो इन्फिनिटिव होगा। नो इन्फिनिटिव लिख सकते हैं ना? Yes, sir. क्या आंसर लिखेंगे? नो INFINI इन्फिनिटिव। नो इन्फिनिटिव लिखेंगे कि नो जेरंड लिखेंगे? नो इन्फिनिटिव लिखेंगे। वेरी गुड, क्योंकि टू लगा हुआ है इसलिए इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इसको टू शुरू में है, इस वाक्य का दर्जा क्या देंगे? इन्फिनिटिव। INFIN इन्फिनिटिव देंगे। और कहेगा इन्फिनिटिव यहाँ कौन सा उत्तर दिया सर? शुरू में टू प्लस वर्ब का पहला पद मिल रहा है इसलिए इन्फिनिटिव का। बोलेगा इसमें भी तो मिल रहा है टू प्लस वर्ब का पद सर, लेकिन लास्ट में मिल रहा है। हम थ्योरी पढ़े हुए हैं शुरू में, आप कह रहे हैं लास्ट में। बात आपका भी कहना सही है, लेकिन लास्ट वाला को इन्फिनिटिव कभी नहीं बोलेंगे। क्या टू सिंग इन्फिनिटिव होगा? जी कभी नहीं होगा। यही टू सिंग अगर शुरू में आ गया तब इन्फिनिटिव हो गया। अब बताइए यह वाक्य में टेलिंग ए लाई जो है झूठ बोलने का काम कर रहा है, ये ING लिखा है टेलिंग ए लाई, यह वाक्य जेरंड होगा? नो सर नहीं होगा। क्या लिखेंगे? नो जेरंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नो GRUND जेरंड। इसको क्या लिखेंगे? ING शुरू में मिला, Yes, sir. भरबे मना ING लगता, Yes, sir. नाउन में ING नहीं लगता। No, sir. आपका नाम अगर अमरनाथ है तो अमरनाथ में ING लगाइएगा। No, sir. पागले का काम है, नाउन में कभी ING नहीं लगता घर में। तो ये वाक्य जाएगा जेरंड? Yes, sir, जाएगा। GRUND जेरंड। इसमें पूछेगा जेरंड कौन है? सर टेलिंग लाइज है, जेरंड का काम किया है। वाक्य इसका सही है, ये जेरंड का वाक्य मानेंगे। ये नो जेरंड का वाक्य मानेंगे। ये इन्फिनिटिव का वाक्य मानेंगे। ये नो इन्फिनिटिव का वाक्य मानेंगे। तो यही बात याद रखना है। इन्फिनिटिव और जेरंड में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया? आपने टेस्ट में भाग लिया और ये आप एकदम तुरंत जवाब दे दिया। अब आपको ट्रांसलेशन बनाने का तरीका बता दें इसी में। Yes, sir. अभी समाप्त नहीं हुआ है, इन्फिनिटिव और जेरंड है ये बोलिए। 4 नंबर क्वेश्चन में है टेलिंग लाइज सिंग ए। टेलिंग ए लाई है, टेलिंग ए लाई। 4 नंबर में टेलिंग लाइज इज ए सीन, झूठ बोलना पाप है। इसका हिंदी होता है झूठ बोलना पाप है। सीन मतलब पाप होता है, झूठ बोलना पाप है। इसका ट्रांसलेशन हो गया टेलिंग लाइज इज ए सीन। चले आगे, मिटा दूं इसे। आपसे वाक्य पूछा जाएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, TRANSLAT ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका हिंदी होता है अंग्रेजी में अनुवाद करें। ठीक, पहला नंबर में ट्रांसलेट जब भी आता है तो इनटू प्रीपोजिशन आता है, याद रखिएगा। कोई भी बुक खरीदिएगा ट्रांसलेट इन इंग्लिश नहीं होता, ये भी चीज आप याद रखिए। इनटू इंग्लिश होता है, लुक द पिक्चर नहीं होता, लुक एट द पिक्चर होता है। इस सब चीज को याद करना पड़ेगा। पहला नंबर में अगर कहेगा टहलना लाभदायक है, अब इस वाक्य का जवाब आपको तो पता है, एक इन्फिनिटिव से पता है, कैसे बनाएंगे? तो वाक्य इज क्या लिखे थे बताइए? यूजफुल। और दूसरा विधि और बताइए, वाक्य का चौथा फॉर्म बताइए क्या होता है? वॉकिंग का स्पेलिंग बताइए, WALKING। वॉकिंग इज क्या लिखेंगे? यूजफुल। दोनों वाक्य अपने में मस्त है।
दोनों वाक्य का अंतर क्या है सर? शुरू में टू दिखाई देता है, इसलिए यह वाक्य का दर्जा क्या लेगा? अभी तुरंत बताया था थ्योरी इन्फिनिटिव। सर शुरू में आईएनजी, भर में आईएनजी मिल रहा है, यह वाक्य किसका है? जनन का। दोनों अनुवाद का, दोनों इंग्लिश अनुवाद का हिंदी अनुवाद एक ही है। टालना लाभदायक है का अनुवाद दो विधि से बता सकते हैं। एक विधि और है जो आपको इट इज शब्द याद करना पड़ेगा। इट इज ऊपर वाला देखना है, इज इट इज, इसको झांप दीजिए, इज मिल रहा, आगे उतारिए, क्या हो गया? यूजफुल। अब टू वाक शुरू बच गया तो लास्ट में दे दीजिए टू वाक। इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर इन्फिनिटिव, INFINITIV इन्फिनिटिव, याद रखिएगा। जब आपको टू में अगर टू वाक आ जाए वो भी इन्फिनिटिव हुआ, लेकिन कौन इन्फिनिटिव हुआ? याद हुआ? पार्टिकुलर इन्फिनिटिव। उस इन्फिनिटिव का नाम क्या है? पार्टिकुलर इन्फिनिटिव। इसका मतलब हिंदी का अनुवाद एक, अंग्रेजी का अनुवाद तीन। एक हिंदी अनुवाद कितने विधि से हल कर दिए? तीन विधि से। आपको एग्जाम में पूछेगा इन्फिनिटिव से बनाइए तो टू से बनाइएगा, जेरंड से बनाइए तो वर्ब के चौथा फॉर्म से बनाइएगा। जिसके शुरू में इट इज मिल जाएगा, अंत में टू वर्ब वन अगर दिखाई देगा, उसकी इन्फिनिटिव का नाम क्या होगा? पार्टिकुलर इन्फिनिटिव। तो एक ट्रांसलेशन का जवाब कितने विधि दे दिया? तीन विधि से। अगर दूसरा नंबर में अगर कहेगा, इसमें लिख देगा पढ़ना एक कला है। कला का अंग्रेजी क्या होता है? याद है? कला का अंग्रेजी आर्ट, कलाकार का अंग्रेजी आर्टिस्ट। अब बोलिए पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड होता है कि नहीं? पढ़ना है ना। अब इसको पहला विधि से बनाइए। पहले क्या लिखोगे? टू रीड इज एन आर्ट। आर्ट मतलब कला, ये भावेल है इसलिए एन लिखे हैं। एन का हिंदी एक होता है। कोई पूछेगा एक सेब का अंग्रेजी क्या होगा? ए एप्पल की एन एप्पल, एन एप्पल, आर्टिकल्स के नियमानुसार। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका में टू झांप दीजिए, क्या बच गया? रीड। क्या बच गया? रीड। उसमें आईएनजी लगाइए तो क्या हो गया? रीडिंग। पूरा उतार दीजिए देख के, इज एन आर्ट। तीसरा तरीका क्या बोले थे? शुरू में स्वागत किससे करना? इट इज। ऊपर देखना है कि नीचे? आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन ऊपरे देखिए हर हमेशा। इज मिला, आगे उतारिए, क्या है? आर्ट। इट इज एन आर्ट। और टू रीड शुरू में बच गया, टू रीड कहाँ ले जाइएगा? लास्ट में। अब तीनों वाक्य का क्या पोजीशन अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। नाम अलग अलग है। तीनों का वस्त्र अलग अलग पहना दिए। नाम तो वही है, पढ़ना एक कला है, नाम एक ही है, लेकिन वस्त्र चेंज कर दिया। अब बताइए, शुरू में यहाँ टू दिखाई दिया, इसका नाम बताइए। इसका नाम उत्तर में क्या लिखोगे? इन्फिनिटिव। शुरू में वर्ब में आईएनजी लग गया, इसका नाम बोलो जेरंड। अब बताओ, शुरू में इट इज लग गया, अंत में टू भी वन है, चेक कर लो, इसका नाम बताओ। अभी बोले थे पार्टिकुलर, क्या नाम होगा? INFINITIV इन्फिनिटिव। आंसर सॉल्व। वाक्य एक लिया और ट्रांसलेशन तीन विधि से बना दिया। इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करना होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप इंग्लिश नहीं समझ पाइएगा। आप सोचिएगा सर एक विधि से हम जानते हैं, और कोई तीन विधि जानता है, तो सिलेक्शन किसका होगा? तीन विधि वाला को, एक विधि वाला को नहीं होगा। इसलिए आप पढ़ रहे हैं तो नॉलेज लीजिए बढ़िया से, क्या क्या होता है, कैसे कहाँ उसका नाम इन्फिनिटिव हुआ, कब नाम हम जेरंड बोलेंगे और कब नाम हम पार्टिकुलर इन्फिनिटिव बोलेंगे। ये क्लियर हुआ? इसमें कहीं आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल इजी है। शुरू में टू दिखाई देगा, अभी वो बोले हैं टू प्लस वर्ब का पहला रूप दिखाई देगा तो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव। और शुरू में वर्ब का चौथा फॉर्म अगर आ जाएगा आईएनजी, वह जेरंड होगा। शुरू में इट इज और अंत में टू प्लस वर्ब वन आ जाएगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? पार्टिकुलर इन्फिनिटिव। आप दोनों वाक्य को देख लीजिए, कितने कितने विधि से हल किया गया है, बताइए। तीन विधि से। अब आप टेस्ट में भी जवाब देना है। आपको दो अनुवाद में अभी दे रहा हूँ बनाने के लिए। पहला नंबर में देता हूँ रोना। रोना का अंग्रेजी वीप होता है, रोना हानिकारक है। ठीक, हानिकारक का अंग्रेजी नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूँ हार्मफुल होता है। ये सब याद रखना है। और रोना का अंग्रेजी क्या होता है? वीप होता है। सब वर्ड मीनिंग याद रखो। दूसरा नंबर में लिखता हूँ लिखना एक कला है। कला का अंग्रेजी तो अब ये बोले थे, लिखना का अंग्रेजी जानते हो ना क्या होता है? राइट। राइट मतलब लिखना। चलो बनाओ तो तीनों विधि से फटाक से ना।
दोनों वाक मैं दिया हूँ, इसी टाइप का वाक मैं दूगो दिया हूँ, लेकिन बनाना कितना विधि से है? 3 विधि से। पहला वाक क्या? रोना हानिकारक है, और दूसरा वाक है लिखना एक कला है। दोनों वाक को सॉल्व कीजिए।